Hello and welcome to today's class. I'm Dr. नीति राठौर from Chem पंडित. हमारे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया यूनिट 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में के पार्ट 1 में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और हमने देखे इनके केमिकल रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स एटसेट्रा. अब पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन. किस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस से मेटल्स को उनके ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. इस पूरे प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं. और जो मेटल्स नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में, उन्हें भी स्टेप बाय स्टेप सीरीज ऑफ प्रोसेसेस से प्योरीफाई किया जाता है. ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. तो सेकेंड पार्ट में हम शुरू करेंगे मेटलर्जी. मेटलर्जी यानी मेटल निकालने का जो पूरा प्रोसेस है उसे मेटलर्जी कहते हैं. बेसिकली जिस मेटल की हम इतनी देर से बात कर रहे थे, मेटलर्जी की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की, केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की, फिर मेटल्स कहाँ कहाँ यूज होते हमने देखा कि सभी तरफ हर जगह मेटल्स यूज होते हैं. लेकिन सवाल ये है कि मेटल्स आते कहाँ से हैं, कहाँ से लाते हैं इनको. तो मेटल जो है वो हमेशा याद रखो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं और कुछ जो है वो वाटर में भी मिलते हैं. सी वाटर में डिजॉल्व मिलते हैं. जैसे कि सी वाटर में क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड. ठीक, उसके अलावा सारे जो मेटल्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में, जमीन के अंदर, वहां मिलते हैं. अब इन्हें कैसे निकालते हैं? माइनिंग सुना है आपने, खदानें सुनी है आपने, तो इन्हें माइनिंग के जरिए निकाला जाता है. जो खदानें आपने सुनी होंगी, ये खदानें अलग अलग मेटल की खदानें जो हैं वो अलग अलग जगह पाई जाती हैं. कॉपर की खदान आपको कहीं मिलेगी और इंडिया में किसी पर्टिकुलर पोर्शन में बहुत ज़्यादा कॉपर जहाँ पाया जाता है, तो वहाँ पे ज़मीन के अंदर रॉक के फॉर्म में, ये अर्थ क्रस्ट के अंदर रॉक के फॉर्म में ये मिलता है. तो ये माइनिंग से लेकर आते हैं बाहर. ठीक, अब सवाल ये है कि जो मेटल है ये कैसा मिलता है हमें. क्या जैसा हम यूज करते हैं, जैसा हमें दिखाई देता है फाइनल स्टेज में, क्या वैसा ही मिल जाता है? बिल्कुल नहीं. ये मैंने कहा ना, रॉक की तरह, पत्थर के फॉर्म में, मिट्टी टाइप का फॉर्म में जो है वो मिलता है ये. ठीक, और इसको फिर पूरी तरीके से इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है उसमें से, प्योर मेटल को उसमें से एक्सट्रैक्ट करके और ठीक से प्योरीफाई करके और उसको बिल्कुल रिफाइन करके जो है वो उसको फिर यूज करते हैं. ठीक है, तो अब ये जो मेटल की हम बात कर रहे हैं, ये कैसे मिलता है? ये मेटल हमें दो तरह से मिलता है, या तो फ्री स्टेट में या कंपाउंड्स के फॉर्म में. ठीक है, जो जो मेटल्स बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं, जो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, वो फ्री स्टेट में मिलेंगे, और बाकी के जो मेटल्स हैं वो कंपाउंड के फॉर्म में मिलेंगे. ठीक, अब आप हमें ध्यान ये रखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज है ना, रिएक्टिविटी सीरीज हम जानते हैं, हम कई बार पढ़ चुके हैं पहले. तो रिएक्टिविटी सीरीज में से जो शुरू के 5 मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इन पांचों को याद कर लो अच्छे से. पहले 5 मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं. ठीक, हाईली रिएक्टिव हैं तो यानी वो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे. तो ये कभी भी नेचर में एज फ्री एलिमेंट नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं. क्यों? क्योंकि ये तो बहुत रिएक्टिव है ना. तो कौन कौन से मेटल हैं वो अच्छे से आप याद कर लो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम. ठीक, फिर जो मिडिल के मेटल्स हैं, 3 मेटल्स हैं, जिंक, आयरन, लेड. इनका भी नाम अच्छे से याद कर लो, जिंक, आयरन, लेड. ये मॉडरेटली रिएक्टिव है ना. मॉडरेटली यानी मीडियम, बहुत ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं. तो ये जो मेटल्स हैं ये मिलते हैं एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स. ठीक, फिर जो मेटल्स बॉटम में हैं, इन चारों का नाम भी आप अच्छे से याद कर लो, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड कोबाल्ट. ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, सबसे कम रिएक्टिव हैं. क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव हैं इसीलिए ये फ्री स्टेट में मिलेंगे. ठीक है, क्योंकि ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करते हैं. फिर भी कॉपर एंड सिल्वर जो हैं वो सल्फाइड्स या एंड ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिल सकते हैं. ठीक, तो आपको अभी हमको क्या याद रखना है कि हम पढ़ने वाले हैं मेटलर्जी,
मेटलर्जी यानी मेटल को जिस फॉर्म में वो मिलता है रॉक के फॉर्म में, वहां से लेके प्योर मेटल तक मिलने का जो स्टेज है ना, ये पूरा मेटलर्जी है। यानी वो सारी प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व होती हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, इन पूरी प्रोसेसेस को टुगेदर कुल मिला के मेटलर्जी कहते हैं। अब यहाँ पर हमें दो टर्म्स मालूम होनी चाहिए, ठीक है? क्या है ये दो टर्म्स? एक तो मिनरल और एक ओर, और इसका डिफरेंस। मिनरल क्या होता है? हमने क्या बोला कि हर मेटल जो है वो कोई ना कोई कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है, ठीक है? सल्फाइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में या ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है अर्थ क्रस्ट में नेचुरली, ठीक? तो ये जिस भी फॉर्म में मिलता है इसको मिनरल कहते हैं, ठीक है? इसलिए हम क्या बोलेंगे, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स, ठीक है? अब और क्या है? और वो वाले मिनरल्स हैं, और भी मिनरल्स हैं, लेकिन कौन से हैं? जिनमें किसी भी एक मेटल का परसेंटेज जो है वो काफी हाई है, और उसमें से हम उस मेटल को आसान तरीके से, इजीली और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस से, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा ना लगा के थोड़े सस्ते मेथड्स यूज करके मेटल्स हम उससे निकाल सकते हैं। तो ऐसी मिनरल को ओर कहते हैं। हर मेटल की कई सारी मिनरल्स, दो तीन मिनरल्स जो है वो मिलती हैं, लेकिन इन मिनरल में से जिस मिनरल में हाई परसेंटेज होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है मेटल का, ताकि हम इतनी सारी जो प्रोसेसेस करें उसका कुछ मतलब निकले, वो फीजिबल हो। वरना इतना बड़ा हम मेटलर्जी का प्रोसेस करेंगे, इतना सारा उसमें पैसा भी लगाएंगे, टाइम भी वेस्ट करेंगे, और उसके बाद हमें मेटल भी अच्छे से नहीं मिलेगा, प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन या क्वांटिटी में नहीं मिलेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए ऐसे ओर्स लेंगे हम, ऐसे मिनरल्स लेंगे जिसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन है मेटल का, और उनको हम आसान तरीके से और थोड़े कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेसेस है, यानी थोड़ा कम पैसा लगा के मेटल निकाल सकते हैं। तो ऐसी मिनरल्स को ओर कहते हैं, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है? अब ये जो ओर्स मिलती हैं अर्थ क्रस्ट में, है ना, ये जो ओर है इसको कैसे बाहर निकालते हैं? इसे निकालते हैं माइनिंग से, है ना? माइनिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। खदानें आपने सुनी होंगी, अलग अलग मेटल की खदानें अलग अलग जगह पाई जाती हैं। कोई एरिया है भाई इंडिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉपर मिलता है, तो वहाँ कॉपर की खदानें जो है मिलेंगी, तो वहाँ से कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जहाँ पर भाई जिंक मिलेगा वहाँ से जिंक एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, है ना? सबसे पहले माइनिंग से, माइनिंग में क्या होता है, अंदर से अर्थ क्रस्ट के काफी नीचे से जाके निकाल के लेकर आते हैं उसका मिनरल, ठीक? अब ये जो मिनरल है ये हमें ऐसे तो यूज करना नहीं है, इस मिनरल को हमें बहुत ज्यादा प्रोसेसेस हम लगाएंगे और इसको, इसमें से हम मेटल को निकालेंगे, ठीक है? तो ये जो मिनरल है इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज रहती हैं। इम्प्योरिटीज जैसे कि सैंड, रेत, रॉकी मटेरियल, सॉइल एक्सेट्रा। इन सारी इम्प्योरिटीज को मिला के गैंग कहते हैं, GANGUE, है ना? गैंग, गैंगी भी कहते हैं इसे इन अमेरिकन इंग्लिश। तो ये जो गैंग है, यानी ये जो इम्प्योरिटीज हैं, जाहिर बात है कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के पहले हमें सबसे पहले इसकी इम्प्योरिटीज जो है वो रिमूव करनी पड़ेंगी, है ना? तो स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस में चलेंगे। तो पहला स्टेप जो रहता है, सबसे पहला स्टेप वो रहता है मेटल में से जो इम्प्योरिटीज हैं, जो गैंगी हैं, उसको रिमूव करना, ठीक है? अब कैसे रिमूव करेंगे भाई? रिमूव करने के लिए अलग अलग प्रोसेसेस यूज होती हैं, और ये प्रोसेसेस हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी प्रोसेस यूज करनी है, डिसाइड कैसे करेंगे? ये हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि गैंगी यानी गैंग और ओर, इनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके बेसिस पर हम अलग अलग मेथड जो है वो चूज करेंगे, और मेथड में हमें जो भी चीजें चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो भी इसी बेसिस पे हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक? अब हमें ये ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 5 स्टेप्स हमें करने ही पड़ेंगे, ठीक है? ठीक, और ये 5 स्टेप बिल्कुल हमें याद रखना है अच्छे से। तो ध्यान रखिए, पहला स्टेप हम क्या करेंगे? क्रशिंग ऑफ ओर। जो पहला स्टेप होता है इट इज क्रशिंग ऑफ ओर, यानी ओर को पीसना, बारीक करना। भाई ओर जो है वो तो बड़े बड़े पत्थर के फॉर्म में मिलता है, वो तो रॉक है, रॉकी मटेरियल।
तो इसमें से हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? इसको यूज़ करना तो बहुत मुश्किल होगा और बहुत डिफ़िकल्ट होगा, प्रॉब्लम होगी, बड़े-बड़े अपैरेटस चाहिए पड़ेंगे आपको। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है क्रशिंग ऑफ ओर, ओर को पीसना, महीन करना, ठीक? सेकंड स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अब ओर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, ओर में से इम्प्योरिटीज यानी गैंग को रिमूव करते हैं अलग अलग प्रोसेसेस यूज करके। तो इम्प्योरिटीज जब हम रिमूव कर रहे हैं तो हम ओर को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, यानी उसमें जो मेटल की मात्रा है वो ज्यादा से ज्यादा रहे और इम्प्योरिटीज कम रहे। तो इनको इम्प्योरिटीज को हटा देंगे। तो हमने ओर को कॉन्सेंट्रेट किया, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को ड्रेसिंग ऑफ ओर भी कहते हैं, यानी ड्रेसअप करना, ओर को रेडी करना आगे की प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। थर्ड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड। तो ओर जिस भी फॉर्म में है, सल्फाइड के फॉर्म में है, कार्बोनेट के फॉर्म में है ना, तो इसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। ये थर्ड स्टेप है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से मेटल को निकालना थोड़ा इजी होता है। फिर चौथा जो स्टेप है वो है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। मतलब ये जो मेटल ऑक्साइड हमको मिल गया, अब इसमें से हमको फाइनल मेटल निकाल लेना है। तो इसको हम रिड्यूस कर देंगे और मेटल में कन्वर्ट कर देंगे। आखिरी स्टेप होता है रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। अब मेटल जब हमको मिल चुका है, अभी भी इसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज जो हैं वो हो सकती हैं, तो इसीलिए हम आखिरी स्टेज में इसको रिफाइन करेंगे, एकदम प्योरीफाई करेंगे, ठीक? तो हमें फाइनल मेटल मिल जाएगा, ठीक है। तो 5 स्टेप याद रखना है। सबसे पहले क्रशिंग ऑफ ओर यानी पीसना, बारीक करना। सेकंड कॉन्सेंट्रेशन यानी इम्प्योरिटीज को हटा देना, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा है ओर का कन्वर्जन मेटल ऑक्साइड में। ओर जिस भी सॉल्ट के फॉर्म में है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। चौथा स्टेप भाई ऑक्साइड को रिड्यूस करना टू मेटल, और आखिरी में मेटल को रिफाइन करना यानी प्योरीफाई करना, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया? अब देखिए ये एक फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है। इस फ्लो चार्ट के जरिए हम लोग ये समझेंगे एग्जैक्टली कि पूरा जो प्रोसेस है मेटलर्जी में वो किस तरह से होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लेंगे ओर। ये तो हमें मालूम ही है, माइनिंग करके हमने ओर निकाल लिया था। अब ओर को क्रश करेंगे और क्रश करने के बाद जो पहला मेन स्टेप बोलेंगे वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ओर को हमने एक बार कॉन्सेंट्रेट कर लिया, यानी कि उसकी इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया, है ना। सारी भी इम्प्योरिटीज जितनी भी थी, रेत है, सैंड, सॉइल है, कुछ रॉकी मटेरियल्स हैं, कंकड़ पत्थर टाइप्स जो भी चीजें हैं, इन सबको हमने पहले रिमूव कर दिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, मेटल्स की रिएक्टिविटी के हिसाब से अलग अलग प्रोसेस करेंगे। भाई मेटल्स तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि 3 तरह की रिएक्टिविटी है इनकी, तो उसी के बेसिस पे हम इनका देखेंगे कि इनमें एक किस सॉल्ट के फॉर्म में मिल रहा है और उसको हमें कैसे आगे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मेटल्स जो हाई रिएक्टिविटी वाले हैं, है ना, हमने क्या पढ़ा है, 5 मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। ये पांचों को रट लो। इन पांचों को कैसे निकालते हैं, इनकी मोल्टन ओर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, प्योर मेटल ताकि हमें मिल जाए, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या है और मोल्टन ओर क्या है? मोल्टन यानी पिघली हुई ओर। ओर को पिघला लेते हैं, मेल्ट कर लेते हैं पहले, और उस मेल्ट जो मोल्टेड ओर है उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस भी हमने पहले पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी पास करके किसी भी कंपाउंड को उसके आयंस में तोड़ना, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस से हम क्या करेंगे, उसको उसके आयन में तोड़ लेंगे तो हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। भाई प्योर मेटल क्यों मिलेगा? क्योंकि ये हम जानते हैं कि ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में, इसमें सारी इम्प्योरिटीज जो हैं वो हट जाती हैं और बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिलता है हमेशा कंपाउंड इलेक्ट्रोलिसिस से, ठीक है। अब सेकंड हम देखेंगे मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। हमने क्या पढ़ा है, मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स कौन से हैं? जिंक, लेड, आयरन, है ना, जिंक, लेड, आयरन। तो ये जो 3 मेटल्स हैं ये मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं, और ये किस फॉर्म में मिलते हैं? अभी हमने पढ़ा था ये कार्बोनेट, सल्फाइड ओर या फिर ऑक्साइड ओर के फॉर्म में मिलेंगे। अब देखो भाई, अगर ये ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हमें डायरेक्ट रिड्यूस करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा, बीच में हमें और कोई स्टेप नहीं करना पड़ेगी। ये सबसे अच्छी बात है,
ठीक है। लेकिन अगर जो ओर है, अगर वो कार्बोनेट ओर है या सल्फाइड ओर है, तो हम क्या करेंगे? तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं इसमें कि अगर ये कार्बोनेट ओर के फॉर्म में मिलेगी तो इसका कैल्सिनेशन करेंगे, ठीक। और अगर सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलेगा तो इसकी रोस्टिंग करेंगे। ये ध्यान रखना, ये दो प्रोसेस होती हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन कब करेंगे? अगर कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन करेंगे, अगर सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग करेंगे। अब इसको कैसे आप याद रखोगे? कैसे भी रख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा देख सकते हैं हम, सी से कार्बोनेट और सी से कैल्सिनेशन, ठीक है। सी फॉर कैल्सिनेशन, सी फॉर कार्बोनेट। तो इसीलिए थोड़ा सा हम याद रख सकते हैं कि भाई जो कार्बोनेट ओर है उसको हम कैल्साइन करेंगे और बाकी क्या बचा? रोस्टिंग। तो सल्फाइड ओर की हम रोस्टिंग करेंगे, ठीक है। दोनों ही प्रोसेस के बाद हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा मेटल का ऑक्साइड, ठीक है। मेटल का ऑक्साइड मिलने के बाद अगला क्या स्टेप है? हमने पढ़ा है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, है ना। ये है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड को हम रिड्यूस करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके, तो हमें मेटल मिलेगा। और आखिरी में मेटल को हम प्योरीफाई करेंगे, रिफाइन करेंगे। जो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज अगर इसमें बच गई हैं, जो कि बचती ही हैं, तो उनको हटाने के लिए हम इसको प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। अब आया नंबर मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी का। जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी बहुत ही कम है हम ये पढ़ चुके हैं। कौन कौन से हैं? सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर, ठीक है। कैसे याद रखना है? सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर, आखिरी के चार जो हैं नीचे के। तो ये चारों जो है क्या है? ये तो बिल्कुल ही अनरिएक्टिव हैं, फ्री फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन सिल्वर, हमने पढ़ा सिल्वर और मर्क्यूरी, है ना, और कॉपर, ये जो है ये अपने ऑक्साइड या सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिल सकते हैं। कम मिलते हैं पर मिल जाते हैं। तो ये इनकी सल्फाइड ओर ली हमने। अब हमें क्या याद रखना है? सल्फाइड ओर है तो क्या करना है? रोस्टिंग करना है। ये हमने अभी याद किया था। कार्बोनेट तो कैल्सिनेशन, सल्फाइड तो रोस्टिंग। रोस्टिंग करने के बाद हमें मिल जाएगा मेटल, है ना। और मेटल को हम क्या करेंगे? मेटल को हम कर लेंगे रिफाइन। लास्ट स्टेप है रिफाइनिंग यानी प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, ठीक। मेटलर्जी का सेकंड स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, जिसे ड्रेसिंग ऑफ ओर भी कहते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन क्यों कहते हैं? मैंने पहले भी बताया है। कॉन्सेंट्रेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ओर को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, यानी ओर में से इम्प्योरिटीज हटाकर जो मेन हमें चीज चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें ओर चाहिए फिलहाल। तो हम उस ओर को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इसकी इम्प्योरिटीज हटा देंगे, तो हमारे पास सिर्फ ओर बचेगा, ठीक है। इस मेथड को ड्रेसिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस स्टेप में ओर को आगे के स्टेप्स के लिए रेडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के 4 मेथड्स हैं, ठीक। लेकिन इन मेथड्स को हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ सुपरफिशियली मैं आपको बताऊंगी कि चारों मेथड्स एग्जैक्टली क्या हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पूरा मेटलर्जी आपको डिटेल में क्लास 11th में पढ़ना है। क्लास 11 में आपको एक एक मेटल का डिटेल्ड एक्सट्रैक्शन पढ़ना है, कैसे कैसे इनको अपनी ओर से कौन कौन से मेथड्स यूज करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कौन कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, ये सब आपको डिटेल में है। क्लास 10th में ये आपको डिटेल में बिल्कुल नहीं है, बहुत ही शॉर्ट में है, ठीक है। तो अभी हम इसलिए एक्स्ट्रा पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे हम 11th में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला मेथड हम देखेंगे ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग। पहला मेथड ग्रेविटी सेपरेशन क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर जो ओर है उसको गैंग से, यानी कि इम्प्योरिटी से उनके वजन के आधार पर, यानी कि उनके वेट के आधार पर रिमूव किया जाता है, ठीक। और इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में ओर को इम्प्योरिटीज जो है वो अलग करने के लिए ओर को वाटर के करंट में, पानी की धार में वॉश करते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखिए कि ओर के साथ हमेशा अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कि सैंड, रेत, रॉकी मटेरियल, पत्थर, कंकड़ वगैरह, ठीक है। तो इन सब चीजों को ही गैंग कहते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में इसको गैंगी भी कहते हैं, ठीक। इसके अलावा इसको मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक।
तो अनवांटेड इम्प्योरिटीज को रिमूव करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे, ओर एंड गैंग की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी की बेसिस पर इनको रिमूव करेंगे। ठीक, यहाँ करते क्या है, यहाँ बेसिकली एक इंक्लाइंड सा प्लेन रहता है जिसमें ग्रूव्स रहते हैं और इसमें पानी की धार में जो ओर है उसको उसके कांटेक्ट में धोया जाता है। तो होता ये है कि ज्यादातर ओर जो भारी होती है वो ग्रूव्स के अंदर सेटल हो जाती है और जो इम्प्योरिटीज जो कि वेट में हल्की रहती हैं ये पानी की धार के साथ वॉश होके निकल जाती हैं। ठीक है, ये है आपका पहला स्टेप, पहला मेथड ग्रेविटी सेपरेशन। सेकेंड मेथड आपका है मैग्नेटिक सेपरेशन। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ मैग्नेटिक कुछ है, या तो मैग्नेट यूज हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर ये मेथड है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो ओर मैग्नेटिक है इन नेचर में, मैग्नेटिक होना मतलब जो मैग्नेट के प्रति आकर्षण फील करते हैं ना, ऐसी वाली ओर। ये तो हम जानते हैं कि जो मेटल है वो ज्यादातर मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है और मैग्नेट पे स्टिक हो जाता है। तो ऐसी ओर अगर है, मैग्नेटिक ओर अगर हमारे पास है, तो इसको हम नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज से सेपरेट कर सकते हैं इसी आधार पर। कैसे, इसमें एक बड़ा सा मैग्नेट लेते हैं और उसको कांटेक्ट में लाते हैं ओर से। तो क्या होता है कि जो मैग्नेटिक ओर है वो मैग्नेट पे स्टिक हो जाती है और जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज हैं वो अलग एक तरफ रह जाती हैं। तो इस तरह से सेपरेशन पॉसिबल है। एग्जाम्पल है आयरन का ओर, आयरन का ओर जो कि नेचर में मैग्नेटिक है और इसकी इम्प्योरिटीज को इस मेथड से रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा टिन का एक मैग्नेटिक ओर होता है कैसेटराइट SnO2, इसे भी अपनी नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी से जो है रिमूव कर सकते हैं इस मेथड को यूज करके। क्लियर। जो थर्ड प्रोसेस है वो है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक, अब क्या याद रखना है यहाँ पर हमें, हम शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन में हमें दो चीजें याद रखनी है। एक तो ये कि ये सल्फाइड ओर के केस में यूज होता है। ठीक है, जब भी सल्फाइड ओर को हमें कॉन्सेंट्रेट करना है तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस को यूज करेंगे। फ्रॉथ फ्लोटेशन यानी झाग का तैरना। तो बेसिकली इस प्रोसेस में एक जो आपकी ओर है उसको सॉल्यूशन के फॉर्म में लेते हैं टैंक में और उसका झाग बनाते हैं। जो सल्फाइड ओर है इसका इसका अट्रैक्शन रहता है ऑयल के प्रति, इसमें बेसिकली ऑयल डालते हैं। तो ऑयल के साथ मिलकर झाग के फॉर्म में ये ऊपर ऊपर तैर जाता है, इसको हम रिमूव कर देते हैं और इम्प्योरिटीज नीचे टैंक में बैठ जाती हैं। बस इतना जानना आपके लिए काफी है। ठीक है, क्या बताया मैंने, एक टैंक लेते हैं और उसके अंदर इसको सॉल्यूशन फॉर्म में लेते हैं ओर को, ठीक, उसमें ऑयल डालते हैं और उसको जोर से मिक्स करते हैं। मिक्स करते हैं, मैं मिक्स करोगे तभी तो फ्रॉथ बनेगा, झाग बनेगा। तो झाग ऊपर ऊपर तैर जाता है जिसमें कि सल्फाइड ओर रहती है, क्योंकि सल्फाइड का अट्रैक्शन है वो ऑयल के साथ रिएक्ट करती है। ठीक, तो उसके साथ मिलकर वो झाग बनाती है, ऊपर वो तैर जाती है और नीचे इम्प्योरिटीज बैठ जाती हैं और इसको हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, अब किस किस केस में यूज होता है, दूसरी बात, कहाँ कहाँ यूज होगा, कॉपर पायराइट है ना, कॉपर और आयरन का जो मिक्स्ड ओर होता है CuFeS2 कॉपर पायराइट, उसको यूज करेंगे। गैलिना, गैलिना यानी ये आप देख लो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, गैलिना यानी लेड सल्फाइड और जिंक ब्लेंड यानी कि जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो इन तीन केसेस में ये आपने देख ही लिया है कि सल्फाइड ओर के केस में फ्रॉथ फ्लोटेशन यूज करते हैं। तो ये तीनों सॉल्ट्स जो हैं वो फ्रॉथ फ्लोटेशन से कॉन्सेंट्रेट किए जाएंगे। इनका हम नाम याद रख लेंगे कि जो लेड सल्फाइड है उसको गैलिना कहते हैं, जो जिंक ब्लेंड मतलब जिंक सल्फाइड है उसको जिंक ब्लेंड कहते हैं, और ये वाला जो ओर है मिक्स्ड ओर ऑफ कॉपर एंड आयरन, इसे कॉपर पायराइट कहते हैं और इसमें से कॉपर निकाला जाता है ना। आयरन इसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, इसमें से कॉपर ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए दूसरी ओर यूज करते हैं। फिर आखिरी जो प्रोसेस है वो है केमिकल सेपरेशन और इस प्रोसेस को लीचिंग भी कहते हैं। अब केमिकल सेपरेशन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे कुछ केमिकल कंपाउंड्स को यूज करेंगे हम कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर।
और ये क्या है, इम्प्योरिटीज को रिमूव करना। तो इम्प्योरिटीज को रिमूव करने की जो आखिरी जो मेथड है वो है केमिकल सेपरेशन, जिसको लीचिंग भी कहते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इसमें हमको याद रखना है कि पाउडर्ड ओर जो हमने क्रश किया था पहले, है ना, पीसा था, तो पाउडर्ड ओर को एक सूटेबल रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे। अब ये रिएजेंट क्या है, या तो ये एसिड हो सकता है, या बेस हो सकता है, या कोई और भी कंपाउंड, कोई और भी केमिकल हो सकता है। तो किसी भी एक सूटेबल केमिकल के साथ पाउडर्ड ओर को ट्रीट करते हैं। अब सूटेबल है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा भाई, ये ऐसे पता चलेगा कि हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम रिएजेंट ले रहे हैं उसमें और जो है वो सॉल्युबल हो जाए, और जो है वो उसमें घुल जाए अच्छे से, लेकिन इम्प्योरिटीज ना घुले। ठीक, ये बात ध्यान रखना है, ऐसा हमको रिएजेंट लेना है। तो और जो है वो रिएजेंट में डिसॉल्व हो जाए। जाहिर बात है कि हम क्या करेंगे, रिएजेंट को और के साथ ट्रीट करेंगे, है ना, और को रिएजेंट से ट्रीट करेंगे, तो और तो डिसॉल्व हो जाएगा रिएजेंट में, सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा, और इम्प्योरिटीज जो है वो अलग हो जाएंगी, और इसको हम छान लेंगे, है ना। आगे हम इसको जब छानेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन में और चला जाएगा, और इम्प्योरिटीज जो है वो ऊपर रह जाएंगी, छन्नी में रह जाएंगी, और इस तरह से ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब हम कंसंट्रेशन के बाद शुरू करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज में वो मेटल्स जो लो एक्टिविटी वाले हैं, जो हमने शुरू में ही पढ़ा, सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम मर्क्यूरी, सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम मर्क्यूरी कॉपर। देखिए यहाँ पे मर्क्यूरी भी है, मर्क्यूरी भी आएगा। तो ये सारे क्या हैं, हमने अभी पढ़ा था कि लीस्ट रिएक्टिव हैं, और रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमने पहले पढ़ा था कि ये तो फ्री स्टेट में मिलते हैं ज्यादातर, भाई सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम फ्री स्टेट में ही मिलते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स, सिल्वर कॉपर और आपका ये मर्क्यूरी, ये जो हैं सल्फाइड के फॉर्म में या ऑक्साइड के फॉर्म में भी मिलते हैं। तो इनको क्या करेंगे, ये ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं या सल्फाइड के फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में इनको सिर्फ हीट करना पड़ता है। ये सबसे अच्छी बात है, ज्यादा प्रोसेसेस नहीं होती है यहाँ पे, इसको सीधे हीट कर देते हैं थोड़ी देर तक, तो ये आपको मेटल मिल जाता है। ये देखो आप, सिनेबार, सिनेबार क्या है, ये मर्क्यूरी का सल्फाइड ओर है, मर्क्यूरी के सल्फाइड ओर को सिनेबार कहते हैं, इसको याद कर लो, सिनेबार। ठीक है, ये है सिनेबार। सिनेबार क्या है, मर्क्यूरी सल्फाइड। तो इसको ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, भाई जब हीट करेंगे तो रिएक्शन किससे होगा, ऑक्सीजन से होगा, क्योंकि हम ऑक्सीजन में ही तो हीट कर रहे हैं। तो जब इसको हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है मर्क्यूरी ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो लिबरेट हो जाता है। जो सल्फर इसमें है ये ऑक्साइड बना के, मतलब ये इसके साथ मिलके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, और ये लिबरेट हो जाता है क्योंकि ये गैस है। और इसको और ज्यादा जब हीट करेंगे तो ये जो ऑक्साइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा मेटल में और ऑक्सीजन में, टूट जाएगा ये। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, लो एक्टिविटी सीरीज वाले जो मेटल हैं, जो लो रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स है, इनको सिंपल हीट करेंगे, और हीट करने से अगर ये सल्फाइड है तो पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और ऑक्साइड फिर वापस जो है वो मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ऑक्साइड है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर ये डायरेक्टली टूट जाएगा मेटल और ऑक्सीजन में। कॉपर का रिएक्शन भी देख लेते हैं। कॉपर मिलता है एज सल्फाइड, ये है कॉपर सल्फाइड Cu2S। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसे भी हीट करेंगे, और पहले की तरह रिएक्शन होगा। कॉपर सल्फाइड को हमने हीट किया तो क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और ये बना लेगा अपना ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। ठीक है, फिर और ज्यादा हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पर थोड़ा सा रिएक्शन अलग है, ऑक्साइड जो है वो सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा, और कॉपर में टूट जाएगा, और फिर से बना लेगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड, जो थोड़ा बहुत कॉपर सल्फाइड बच जाता है उसी रिएक्शन में, हम क्या कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं, सिर्फ हीट कर रहे हैं, तो हीट करने में ये ऑक्साइड बना लेगा, और कुछ जो ऑक्साइड नहीं बना है वो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके
और फाइनली ये कॉपर में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सबसे पहला उन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन जिनकी रिएक्टिविटी सबसे कम है और जो रिएक्टिविटी सीरीज में बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हम आएंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज के मिडिल में जो मिलते हैं, है ना, अभी हमने देखा था कौन कौन से हैं, आयरन, जिंक, लेड। आयरन, जिंक, लेड, ये हमें ध्यान रखना है। 3 मेटल्स हैं, आयरन, जिंक, लेड। ठीक, ये मेटल्स कैसे हैं हमने पढ़ा है, मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं ना बिल्कुल कम रिएक्टिव हैं, मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं। और इसीलिए ये कैसे मिलते हैं, या तो सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं या फिर ये कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में, है ना। हमने अभी क्या पढ़ा था, रॉक के फॉर्म में मिलते हैं, ये पत्थरों के फॉर्म में मिलते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर। वहां से इनको निकाला, माइनिंग से निकाला बाहर, फिर क्या करा, क्रश किया और फिर कॉन्सेंट्रेट किया। अब क्या करेंगे, अब आगे का प्रोसेस, आगे के प्रोसेस में क्या करेंगे, ये अभी हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा था कि सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स को अलग अलग प्रोसेस करके ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करते हैं, कार्बोनेट ओर की कैल्सिनेशन करते हैं। अब ये होता क्या है वो देख लेते हैं। रोस्टिंग में क्या करते हैं, जो सल्फाइड ओर है इसको बहुत स्ट्रांगली हीट करते हैं, एक्सेस एयर में, बहुत सारी एयर में इसको हीट करते हैं। ठीक, और कार्बोनेट ओर को कैल्सिनेशन में बहुत ही लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, या फिर कहते हैं एयर की एब्सेंस में, इसको हीट करते हैं। ठीक है, आपको जगह जगह अलग अलग बातें लिखी मिलेंगी, कहीं आपको लिखा मिलेगा लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और कहीं आपको मिलेगा इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो ऐसा क्यों है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों, एब्सेंस ऑफ एयर तब कहते हैं, हमेशा ध्यान रखो, जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर हो। मतलब कि आपने एक अपैरेटस में आप सॉल्ट को हीट कर रहे हो और वो अपैरेटस बंद है। अब जितनी एयर एक बार उसमें आ गई, उसको हमने क्लोज कर दिया, उतनी ही एयर में इसको हीट करना है, अलग से हम हीट नहीं देंगे। तो इसको कह देते हैं एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। जबकि रोस्टिंग में जहां पर हम अलग से ज्यादा एयर देते हैं या उस अपैरेटस को कभी कभी खुला रखते हैं ताकि इसे एयर मिलती रहे, तो उस केस में हम कहते हैं एक्सेस ऑफ एयर। ठीक है, तो ध्यान रखो, एक्सेस ऑफ एयर में, ज्यादा एयर में हीट करना है स्ट्रांगली, देर तक करना है, हाई टेम्परेचर पे तो बोलेंगे रोस्टिंग, और नॉर्मली हीट करना है कम एयर में, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, तो है कैल्सिनेशन। ठीक, ये हम जानते हैं, कार्बोनेट ओर को कैल्सिनेशन करते हैं, सल्फाइड ओर को रोस्टिंग करते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। चलो अब हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के रिएक्शंस कैसे होंगे। ठीक है, रोस्टिंग में हमने अभी अभी क्या पढ़ा है, क्या करेंगे रोस्टिंग में, सल्फाइड ओर को हीट करेंगे स्ट्रांगली, एक्सेस एयर में, ज्यादा एयर देंगे उसको और स्ट्रांगली हीट करेंगे, तो सल्फाइड ओर कन्वर्ट होएगा ऑक्साइड में। ठीक है, ये देखो आप रिएक्शन जिंक सल्फाइड, इसका नाम क्या पढ़ा था हमने, जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड को एक्सेस ऑक्सीजन में हीट किया तो इस तरह से बन जाएगा जिंक ऑक्साइड, और सल्फर अपनी डाइऑक्साइड बनाकर निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा, क्योंकि ये गैस है। फिर है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में हमने क्या पढ़ा, सी फॉर कैल्सिनेशन, सी फॉर कार्बोनेट ओर। तो कार्बोनेट ओर को कैल्साइन करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं। क्या है कैल्सिनेशन, यहाँ पर हीट का साइन बना लो भाई, कैल्सिनेशन यानी, यहाँ पर भी हीट का साइन, कैल्सिनेशन यानी लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में जो ओर है उसको हीट करना। कौन सी ओर को, कार्बोनेट ओर को। ठीक है, तो ये कार्बोनेट ओर है, इसको हमने लिमिटेड ऑक्सीजन में इसको हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के रिलीज हो गई। ठीक है, अब दोनों ही प्रोसेसेस के बाद हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ऑक्साइड ओर, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से हमें क्या मिलता है, ऑक्साइड ओर मिलती है, क्योंकि हमने ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया है। क्यों किया है, क्योंकि ऑक्साइड ओर से मेटल को प्राप्त करना जो है वो इजी होता है।
तो हमेशा ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस ऑक्साइड ओर को रिड्यूस कर देते हैं टू मेटल। कैसे करेंगे? कोई सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। ठीक है, सबसे अच्छा जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो है कार्बन, सबसे कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, तो यहाँ पे कार्बन यूज करेंगे। जो जिंक ऑक्साइड हमें मिला उसे हीट करेंगे विद कार्बन और ये रिड्यूस हो जाएगा मेटलर्जिक जिंक में। मतलब आपको मेटेलिक जिंक यानी आपको जिंक मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये रिलीज हो जाएगी। तो ऑक्साइड को जब हमने हीट किया या रिड्यूस किया विद कार्बन, कार्बन के साथ हीट किया, तो हमें क्या मिल गया? मेटेलिक जिंक। जिंक जो है वो मेटल के फॉर्म में हमें मिल चुका है। ठीक, अब हम देखेंगे कौन सी मेटल्स का एक्सट्रैक्शन जो एक्टिविटी सीरीज के टॉप पर है ना। हमने अभी पढ़ा था जो सीरीज के टॉप पे हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं। कौन कौन से देखे थे हमने? सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये पांचों क्या है? हाईली रिएक्टिव हैं। और हमने क्या पढ़ा था? ये हाईली रिएक्टिव हैं इसलिए ये सिर्फ हीट करने से हमको नहीं मिलने वाले हैं। अब मैंने सिर्फ हीट कर दिया कार्बन के साथ और ये मिल गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक, अच्छा, हमें ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति बहुत ज्यादा है, इसीलिए इनको क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से प्राप्त करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से निकालेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या है? बिजली देके इलेक्ट्रिसिटी से इसको तोड़ेंगे। तो सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को कैसे ऑब्टेन करते हैं? मोल्टन क्लोराइड्स के इलेक्ट्रोलिसिस से। ये तो हमने पढ़ा है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि क्लोराइड्स को मेल्ट करके और उसका मोल्टन फॉर्म लेते हैं ओर का, और मोल्टन फॉर्म को का इलेक्ट्रोलिसिस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस करने से हमें ये मिल जाता है। ठीक है, मेटल जो है हमने हमेशा पढ़ा है कि मेटल जो है वो, ध्यान रखो, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता है। ठीक है, और एनोड पे जो है वहां पे गैस लिबरेट होती है। क्योंकि हमने क्लोराइड लिया है तो एनोड पे क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी और कैथोड के ऊपर आपको मेटल जो है वो डिपॉजिट होकर मिल जाएगा और उसको हम बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, रिएक्शन हम देख सकते हैं कि कैथोड पर क्या होता है? हमेशा सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन लेगा यानी ये रिड्यूस होता है। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो जो क्लोरीन है, जो क्लोराइड रेडिकल है, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्लोरीन बना लेगा। क्लोरीन गैस बना के ये लिबरेट हो जाएगा और कैथोड पे जो है रिडक्शन होगा, सोडियम जो है वो आयंस लेगा और सोडियम जो है प्योर फॉर्म में कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। अब हम आ गए हैं हमारे लास्ट स्टेप पे और लास्ट स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? मेटलर्जी। क्या हमें करना है? हमें ओर से जो प्योर मेटल है वो निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, इसीलिए इसको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहते हैं। ठीक है, मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? बहुत सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहती हैं, उनसे करते हैं और ये सारी प्रोसेसेस क्या कहलाती हैं? मेटलर्जी। ठीक है, हमने मेटलर्जी जो है वो 5 स्टेप में होती है, ये हमने देखा। 4 स्टेप हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम आएंगे अपने 5वें स्टेप पे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। पहले 4 स्टेप पे हमने क्या किया? पहला स्टेप था हमारा क्रशिंग ऑफ ओर, जिसमें हमने कहा कि ओर जो है वो रॉक के फॉर्म में मिलती है, पत्थरों के फॉर्म में बड़े बड़े, इसको क्रश करते हैं यानी कि इसको इसका पाउडर बनाते हैं, पीसते हैं। सेकंड स्टेप में ओर को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना यानी उसमें से फालतू की चीजें जो इम्प्योरिटीज हैं उनको सबसे पहले रिमूव कर देते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? जो ओर है उसको अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर ओर जो है वो कार्बोनेट के फॉर्म में है, सल्फाइड के फॉर्म में है, जैसे कि जिंक सल्फाइड, तो कन्वर्ट करेंगे इनटू जिंक ऑक्साइड। ठीक, फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद जो आपका अगला स्टेप है उसके अंदर इस ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट स्टेप है, मतलब रिडक्शन के बाद हमें जो मेटल मिला, इस मेटल में अभी भी इम्प्योरिटीज हैं और इसीलिए इसे
पूरी तरीके से प्योरीफाई या रिफाइन करना जरूरी है, ठीक, इसके पहले कि इसको हम यूज करें। तो इसलिए लास्ट स्टेप करेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए मेटल्स जैसे कि कॉपर, निकल, सिल्वर एंड गोल्ड, ये है जिंक एंड टिन, इन सबको इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? अभी अभी पिछले स्लाइड में जो हमने पढ़ा था ये वही प्रोसेस है जिसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कहते हैं, ठीक है। प्रोसेस होती कैसे है हम एक एग्जाम्पल लेकर डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल है कॉपर का को रिफाइन करना, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये आप दिख रहे हैं डायग्राम, फिगर देख रहे हैं। इसमें इस टैंक में, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में क्या लिया गया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, है ना। कॉपर की इलेक्ट्रोलाइट ले लिए हमने, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब इसमें हम क्या लेंगे, देख लेंगे एनोड। ये एनोड जो है ये यहाँ पर है, एनोड जो है ये बनेगा इम्प्योर कॉपर का, जो अभी अभी हमें मिला है पिछले स्टेप में। और कैथोड हम लेंगे प्योर कॉपर का। ध्यान ये रखते हैं कि कैथोड की जो स्ट्रिप है ये बहुत पतली स्ट्रिप ली जाती है, क्योंकि ये बाद में रिएक्शन के बाद में ये बहुत थिक हो जाएगी, इसी के ऊपर प्योर कॉपर आके डिपॉजिट होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम एक्सटर्नल सर्किट जोड़ेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, जैसा कि हम जानते हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या होगा कि जो इम्प्योर कॉपर जो इस पे है, जो कॉपर मेटल है, वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। कॉपर एटम इलेक्ट्रॉन देकर, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देकर ये सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, सोल्यूशन में कूद जाएगा। ये दिख रहा है ना आपको एरो, सोल्यूशन में आ जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया है ये एक्सटर्नल सर्किट से ट्रैवल होकर ये कैथोड में आ जाएगा, यहाँ से ये ट्रैवल होकर कैथोड में आ जाएगा, ठीक है। अब कॉपर के पास तो एफिनिटी है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब क्या करेगा, जो कॉपर डिसॉल्व हो गया है इसमें, वो इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी रिड्यूस होगा और इस कैथोड पे ये सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितना भी इम्प्योर कॉपर है ये सोल्यूशन में आता जाएगा, कैथोड से पूरा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स लेता जाएगा और ये कैथोड पर डिपॉजिट होता जाएगा। एज अ रिजल्ट ये जो कैथोड है ये इसकी स्ट्रिप मोटी होती जाएगी, थिक होती जाएगी, बहुत मोटी होती जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर प्योर जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो गया है। ये पूरी प्रोसेस चलेगी तब तक जब तक कि पूरा कॉपर जो है वो इस पर डिपॉजिट नहीं हो जाता है, ठीक है। और जितनी भी इम्प्योरिटीज थी एनोड में वो नीचे जो है वो कलेक्ट हो जाएंगी। एनोड के नीचे जनरली कलेक्ट होती है, ये आपको दिख रहा है ना ब्राउन ये। और क्योंकि ये एनोड के नीचे सारी इम्प्योरिटीज कलेक्ट होती है इसलिए इसको एनोड मड कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हमको एकदम प्योर जो मेटल है वो मिल जाएगा, ठीक। तो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से, जो हमने पहले भी पढ़ा है, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से हम इलेक्ट्रिक करंट देके ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है ना, इसमें हम क्या करेंगे, इम्प्योर एनोड लेंगे, प्योर कैथोड लेंगे। और ये पूरी प्रोसेस मैंने बताई आपको कि किस तरह से एनोड से इम्प्योर कॉपर सोल्यूशन में आएगा और वो प्योर बनके कैथोड पर जो है वो डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक। और बाद में इसको हम निकाल लेंगे और इम्प्योरिटीज नीचे एनोड मड के फॉर्म में इकट्ठी हो जाएगी। क्यों कहते हैं इसको एनोड मड, क्योंकि ये एनोड के नीचे कलेक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से मेटल को रिफाइन कर लेते हैं और प्योर फॉर्म जो है वो मिल जाता है। चलिए हमने अब देख लिया है कि मेटल को मेटलर्जी के थ्रू, मतलब कैसे सारी प्रोसेसेस के थ्रू जाके, सारी प्रोसेसेस करके कैसे प्योर मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। और अब इस प्योर मेटल को फिर यूज करते हैं, है ना, जगह जगह यूज होता है, ये हम जानते ही हैं। कॉपर के वायर्स बनते हैं, यूटेंसिल्स बनते हैं, बड़े बड़े अपैरेटस भी बनते हैं, फिर आपका सिल्वर गोल्ड के ऑर्नामेंट्स, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, हम सब जानते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना की, और वो है कोरोजन। इसके बारे में थोड़ा सा हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था, ठीक है, कि कोरोजन एग्जैक्टली कैसे होता है। तो कोरोजन को ही थोड़ा सा और हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। कोरोजन क्या है, हम जानते हैं कि कोई भी मेटल
जब धीरे धीरे ग्रेजुअली, एक लंबा समय लगता है इसमें, धीरे धीरे जब ये डिटीरियोरेट हो जाता है, खराब होता है, कैसे? एयर मॉइस्चर या केमिकल प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स से रिएक्ट करके, मतलब इसके आसपास एयर में या आसपास एयर है, मॉइस्चर है या केमिकल्स हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं ना एयर में। एयर पोल्यूशन कितना ज्यादा है आजकल, तो बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं। तो इनसे रिएक्ट करके जब मेटल धीरे धीरे डिग्रेड होता जाता है, डिटीरियोरेट होता जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। ठीक है। कोरोजन का सबसे बड़ा और मेजर एग्जाम्पल क्या है, हम सब जानते हैं, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ये पिक्चर्स दी है मैंने, देखिए ये आयरन का है ये, और किस तरह से ये इस पे ब्राउन ब्राउन जो लेयर डिपॉजिट है, ये है रस्ट। ये देखिए एक बड़ा सा ब्रिज है, ये आपको दिख रहा है, ट्रेन का ब्रिज, रेलवे ब्रिज, यहाँ से ट्रेन क्रॉस करती है। ये कितना बड़ा स्ट्रक्चर होता है ये हम जानते हैं, कितना कॉस्टली ये बनता है। ठीक है, लेकिन समय के साथ धीरे 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 इस पे इसका कोरोजन होता है, यानी इसकी रस्टिंग होती है, इसकी ऑक्साइड जो है वो बन जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। तो क्या होता है, ये वीक होता जाता है, वीक होता जाता है, तो अल्टीमेटली ये ब्रेक हो जाता है और इसको वहां से रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? Iron, when exposed to air and moisture, forms a brown layer of ferric oxide. ये जो ब्राउन लेयर बनी है ये काहे की है? ये फेरिक ऑक्साइड की है। फेरिक ऑक्साइड बना लेता है ये और सरफेस पर डिपॉजिट हो जाता है। अब क्योंकि जिस मेटल से ये बना है वो मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में निकलता जा रहा है, उस पर जमा होता जा रहा है ना, हटता जा रहा है वहां से। जब ये हटता जाएगा तो जो मेटल है वो वीक हो जाएगा, इसमें छेद हो जाते हैं, मन में बारीक बारीक छेद हो जाते हैं और धीरे धीरे ये टूट जाता है। रिएक्शन कैसे होती है वो हम देखते हैं। ये है रिएक्शन। आयरन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, कहाँ से आया? एयर से, और मॉइस्चर से, मॉइस्चर भी एयर में रहता है। तो जब इसने दोनों से रिएक्ट करा तो ये बना Fe2O3.X वाटर, इसे कहते हैं रस्ट, और इसको केमिकली क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो हमेशा याद रखो, जो ब्राउन लेयर है जिसको हम रस्ट कहते हैं, ये फेरिक ऑक्साइड का हाइड्रेट है। क्या है? फेरिक ऑक्साइड का हाइड्रेट। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या हुआ? आयरन जो है उसने एटमॉस्फेरिक एयर, मॉइस्चर और दूसरे केमिकल से रिएक्ट करा और अपना ऑक्साइड बना लिया, फेरिक ऑक्साइड बना लिया, और ब्राउन लेयर में ये डिपॉजिट हो गया। अब समय के साथ धीरे धीरे ये और रस्टिंग होती जाएगी और डिपॉजिट होता जाएगा, है ना, और फाइनली इसमें छेद हो जाते हैं, टूट जाता है और इसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो इसमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है, ये हमेशा याद रखिए। ठीक है, अब देखते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर। हमने पहले भी पढ़ा है, आयरन, कॉपर और सिल्वर, ये तीन चीजों का कोरोजन हमने पहले भी पढ़ा है कि तीनों कोरोड होते हैं। कोरोड तो बाकी मेटल भी होते हैं, लेकिन मेनली ये होते हैं, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस के हैं बेसिकली हमारे लिए। तो कॉपर क्या करता है? कॉपर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करता है और पहले बना लेता है कॉपर ऑक्साइड। क्या बना लेता है? कॉपर ऑक्साइड। ये कैसी है? दैट इज रेड, ये रेड कलर का है। तो कॉपर मेटल जब एनवायरनमेंट को एक्सपोज रहता है तो सबसे पहले ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ये है इसका रिएक्शन। कॉपर का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन से और ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद कॉपर ऑक्साइड जो है और ऑक्सीडाइज होता है, फर्दर ऑक्सीडाइज होता है और ब्लैक कलर का CuO बना लेता है। CuO इज क्यूप्रिक ऑक्साइड। जो पहला वाला है ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, और ये जो है ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, CuO। क्यूप्रिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ठीक, तो ये आया आपका क्यूप्रस ऑक्साइड, इसका ऑक्सीडेशन हुआ फर्दर और इसने बना लिया क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO। ठीक है, अब ये जो ऑक्साइड है ये फर्दर रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा? अगर वहाँ एनवायरनमेंट में एयर में सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर मॉइस्चर भी है, तो इन सब के साथ रिएक्ट करके ये तीन अलग अलग कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, और ये तीनों ही कंपाउंड्स काहे के लिए जिम्मेदार हैं? कॉपर जब कोरोड होता है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर के धब्बे नजर आते हैं, या ग्रीन कलर की लेयर बनती जाती है, ब्लू ग्रीन कलर।
है ना। ब्लू ग्रीन कलर कहाँ से आता है? इन 3 कंपाउंड से आता है। पहला रिएक्शन देखो आप, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड जो यहाँ बनी थी पिछले स्टेप में, जब ये रिएक्ट करेगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, तो इस तरह से ये एक कंपाउंड बनाएगा जो ग्रीन कलर का है। फिर इसी तरह से ये बना लेगा एक और कंपाउंड जो ब्लू कलर का है, इसमें कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड दोनों में है। और तीसरा कंपाउंड जो बनेगा, उसमें ये तीसरे रिएक्शन में सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ बना लेगा ये कॉपर सल्फेट और हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? ये ग्रीन कलर का है। तो ये तीनों कंपाउंड्स बनते हैं, इन तीनों का मिक्सचर होता है। तीनों हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है। और इसी की वजह से कॉपर के ऊपर ब्लू ग्रीन कलर की लेयर बहुत धीरे धीरे सालों लग जाते हैं और ये लेयर बन जाती है और धीरे धीरे ये पूरे सरफेस को कवर कर लेती है। ठीक है, ये देखिए ये 2 पिक्चर्स मैंने दी हुई हैं, है ना। पहला देखिए ये कॉपर का एक सरफेस है, इस पर एक ग्रीन लेयर जमी हुई है, यही है वो कॉपर के कंपाउंड जो हमने पढ़े कि इस पर डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा लाइव एग्जाम्पल या एक केस स्टडी कह सकते हैं, जो बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है वर्ल्ड का, जिसे हम जानते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि पेरिस में है, फ्रांस में है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मैंने 2 पिक्चर्स यहाँ पर लगाई हुई हैं। ये पहली पिक्चर आप देखिए, क्योंकि ये कॉपर से बना हुआ है पूरा आर्टिकल, पूरा जो ये स्टैच्यू है ये कॉपर से बना है। तो इनिशियली ये कॉपर के कलर का था, जो कॉपर का मेटालिक ब्राउन कलर होता है ना, ये वो कलर का था। आज एट प्रेजेंट ये पूरी जो है ये ग्रीन कलर की हो गई है। धीरे 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 कन्वर्ट होते 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 फाइनली ये ग्रीन कलर की हो गई है। रीजन अब आप जानते हैं, है ना, क्योंकि ये एक्सपोज्ड है, एयर में ओपन है, एक्सपोज्ड है मॉइस्चर में। तो शुरू में तो जो रिएक्शन हुआ होगा वो हुआ होगा कॉपर ऑक्साइड का, लेकिन बाद में जो ये ग्रीन कन्वर्ट हुआ है, ये जब कोल का बहुत ज्यादा यूज हुआ, है ना, जब कोल का यूज बहुत ज्यादा बढ़ा था बीच में, उस वक्त क्या हुआ, कोल को जब बहुत बर्न किया गया तो कोल में सल्फर होता है, सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है जब इसको बर्न करते हैं। मॉइस्चर और एयर तो वो एयर में है ही। तो इन सब के रिएक्शन से धीरे 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 फाइनली अब ग्रीन कलर का हो चुका है। तो क्यों हो गया है? क्योंकि ये जिस कॉपर का बना है ये करोड हो गया है। और जो हमने कंपाउंड अभी देखे, है ना, हमने कंपाउंड अभी देखे ना, वो सारे कंपाउंड जो है वो उनका फॉर्मेशन हुआ और ये ग्रीन कलर की, ब्लू ग्रीन कलर, ब्लूइश ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, आयरन और कॉपर के अलावा सिल्वर भी एक ऐसा मेटल है जो एयर के कांटेक्ट में आने पर कोरोड हो जाता है। ठीक है, कोरोजन में जाता है। सिल्वर के कोरोजन को टार्निशिंग ऑफ सिल्वर भी कहते हैं, क्योंकि सिल्वर जो है वो एयर के कांटेक्ट में आने से ब्लैकिश हो जाता है, ब्लैक कलर की एक लेयर बना लेता है, इसीलिए इसे कहते हैं टार्निश होना। टार्निश होना यानी डार्क हो जाना, ब्लैकन हो जाना। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सिल्वर जब भी एयर से कांटेक्ट में आता है तो एयर में प्रेजेंट सल्फर एंड सल्फर कंपाउंड्स के साथ ही रिएक्ट करता है और बना लेता है सिल्वर सल्फाइड, जो कलर में ब्लैक होती है। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि ये सल्फर कंपाउंड्स एयर में कहाँ से आए? सल्फर कंपाउंड्स यानी कि सल्फर ऑक्साइड गैसेस और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से एयर में आते हैं और एयर में रहते हैं। और जब भी कोई सिल्वर आर्टिकल ऑर्नामेंट इसके कांटेक्ट में आता है और लंबे समय तक रहता है, तो धीरे धीरे सिल्वर आर्टिकल ब्लैकिश लेयर डिपॉजिट कर लेता है। ब्लैकिश लेयर काहे की है ये हमने अभी अभी पढ़ा है। ये रिएक्शन देखिए सिल्वर सल्फाइड की है। ठीक, तो जब भी ये कांटेक्ट में आएगा ये सिल्वर सल्फाइड बनाएगा जो कलर में ब्लैक है और जिसकी वजह से इसका सरफेस ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, अब आपने घर में भी देखा होगा, कोई भी चांदी का बर्तन अगर हम यूज करते हैं, यूटेंसिल यूज करते हैं, या आपकी मम्मी जो ऑर्नामेंट्स पहनती हैं सिल्वर के, वो भी लंबे यूज के बाद ब्लैक हो जाते हैं। ठीक, इसका एक रीजन ये भी है कि हमारी बॉडी कुछ नेचुरल ऑयल्स सिक्रीट करती है। ये नेचुरल ऑयल्स भी सिल्वर के कांटेक्ट में रहने के कारण सिल्वर को ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर।
अब पॉइंट ये है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि कोरोजन होता है मेटल का, सबसे ज्यादा आयरन, कॉपर और सिल्वर का होता है। सिल्वर का भी हमने पढ़ा है कि सिल्वर जो है वो टार्निश हो जाता है। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि कोरोजन को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कोरोजन को रोकते कैसे हैं, रोक कैसे सकते हैं। तो कोरोजन को रोकने के लिए कई सारे प्रैक्टिसेस की जाती हैं। जैसे कि पहली प्रैक्टिस है कोटिंग ऑफ पेंट या ऑयल या ग्रीस। भाई जो मेटल है उसका सरफेस हमने देखा कि अगर वो एक्सपोज रहेगा एटमॉस्फेरिक एयर वाटर को तो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड बना लेगा, है ना, और ये कवर हो जाएगा और ये कोरोजन करेगा। लेकिन अगर हम इस मेटल के सरफेस को एक्सपोज ना होने दें, कैसे, पेंट करके, ग्रीस की कोटिंग करके या ऑयल की कोटिंग करके, है ना, मोस्टली पेंट लगाते हैं। तो जब उसके सरफेस को हम कवर कर देंगे तो सरफेस एक्सपोज नहीं होगा, और जब ये एक्सपोज नहीं होगा एयर या मॉइस्चर को तो कोरोड भी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे सिंपल और आसान तरीका है, घर में भी हम अक्सर यूज करते हैं, जो पहले के टाइम में ऐसा होता था, जो क्या बोलते हैं इसको, आयरन के कूलर आते थे। आपने देखा होगा पापा पापा लोगों को, पापा क्या करते हैं, जो लोहे का कॉपर ये जो रहता है ना लोहे का अपना कूलर, उस पर जंग लग जाती है, मतलब रस्टिंग हो जाती है, तो उसके ऊपर वो पेंट कर दिया करते थे पहले, ताकि रस्टिंग ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा मेथड है मेकिंग अलॉय ऑफ मेटल्स आल्सो प्रिवेंट्स कोरोजन, यानी मेटल का अलॉय बना लो, मेटल को प्योर यूज ना करो, उसको अलॉय के फॉर्म में यूज करो। अब अलॉय क्या होता है, अलॉय भी एक मेटल ही है, इसको बोलेंगे, ये दो या दो से ज्यादा मेटल को कंबाइन करके या फिर एक मेटल को एक नॉन मेटल के साथ कंबाइन करके, है ना, उसका होमोजीनियस मिक्सचर बना के जो है वो बनाया जाता है अलॉय। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल अलॉय का क्या है, स्टेनलेस स्टील। हम जानते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर अलॉय जो है वो हाउस होल्ड में वो है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है, आयरन में क्रोमियम एंड निकल को का अलग अलग परसेंटेज मिक्स करके बनाते हैं स्टेनलेस स्टील। और हम जानते हैं कि ये बहुत ही अच्छा अलॉय है, क्यों, क्योंकि ये हार्ड तो है ही, हार्ड है, साथ में ही इस पे रस्ट नहीं लगती है, किसी तरह का कोरोजन इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील कहाँ यूज करते हैं, हम घर में जितने भी यूटेंसिल्स हैं वो सारे यूटेंसिल्स स्टेनलेस स्टील के होते हैं, क्योंकि ये हार्ड भी हैं, प्रॉपरली हीट भी कंडक्ट करते हैं आराम से, और इनमें कोई भी रस्ट नहीं लगती, इसके साथ कोई भी जो फूड इसमें कुक करते हैं वो भी इसके साथ रिएक्ट बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, फिर है तीसरा जो प्रोसेस है, मेथड है, वो है गैल्वेनाइजेशन। अब ये क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन में किसी भी मेटल के आर्टिकल को, है ना, वो जिंक के साथ, जिंक की कोटिंग कर देते हैं उसके ऊपर, कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जिंक कोरोड नहीं होता है तो आयरन कोरोड होता है, जब आयरन कोरोड होता है तो अगर उसके ऊपर हम दूसरा मेटल जैसे कि जिंक जो कोरोड नहीं होता है, जब उसकी लेयर बना देते हैं, उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, तो इसको भी, इससे भी कोरोजन प्रिवेंट होता है, कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, और इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, इसको याद कर लो अच्छे से। लास्ट मेथड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरे किसी मेटल की परत जमा लेते हैं, कोटिंग जमा देते हैं मेटल के ऊपर। ठीक है, कैसे, इलेक्ट्रिक करंट यूज करके, यानी इलेक्ट्रोलिसिस वाला जो प्रोसेस हमने अभी देखा उस वाले प्रोसेस से ये किया जाता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। प्लेटिंग, प्लेटिंग करना यानी कोटिंग करना, और कोटिंग किससे करना है, इलेक्ट्रिक करंट यूज करके, इसीलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग अभी भी यूज होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का अभी अभी हमने एग्जाम्पल देखा है, आपने देखा था इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, देखा था अभी, जिससे हमने प्योर मेटल प्राप्त किया था, बिल्कुल वही प्रोसेस है। हमने क्या देखा था कि कैथोड के ऊपर क्या बन जाता है, लेयर डिपॉजिट हो जाती है, बिल्कुल वही हम करते हैं। जिस आर्टिकल पे हमें लेयर डिपॉजिट करनी है, जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, उसकी बनाते हैं कैथोड। ठीक है, और ठीक, और जो मेटल डिपॉजिट करना है इसके ऊपर, जो डिपॉजिट करना है उसका एनोड बनाते हैं। तो हम ये जानते ही हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, जो मेटल है वो सोल्यूशन में चला जाएगा,
फिर वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा और कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, उसके ऊपर जम जाएगा। ठीक है, तो कैथोड किसकी लेंगे? जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। और एनोड किसकी लेंगे? उस मेटल की जिस मेटल की लेयर हमें चढ़ानी है। ठीक है, फिर इससे कोरोजन तो इम्प्रूव मतलब रिड्यूस होता ही है, और इससे मेटल का अपीयरेंस भी एनहांस होता है, मेटल और अच्छा दिखता है, शाइन आ जाती है उसके ऊपर, ब्यूटीफुल दिखता है। इस प्रोसेस को कभी आपने सुना है घर में मम्मी के मुंह से, किसी से सुना है? पहले के टाइम में क्या होता था, पुराने जमाने में जो सिल्वर के आर्टिकल्स है उन पे गोल्ड का पॉलिश होकर मिलता था। एक्चुअली आज भी करते हैं, वो जो 1 ग्राम 2 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी जो आती है ना, वो यही होती है। और पहले पहले ये बहुत होता था कि जब ये 1 ग्राम 2 ग्राम की ज्वेलरी नहीं चलती थी, तब क्या होता था, सिल्वर आर्टिकल पे गोल्ड की पॉलिश की जाती थी, क्योंकि गोल्ड बहुत महंगा था उस टाइम, वो सबके लिए इतना रीचेबल नहीं था, इतना एक्सेसिबल नहीं था गोल्ड। तो क्या करते थे, सिल्वर आर्टिकल को मार्केट में ले जाकर दे देते थे कि भाई इस पे गोल्ड का पॉलिश कर दो, तो वो गोल्ड का पॉलिश करके आपको दे देता था। तो गोल्ड पॉलिश करने के लिए बेसिकली वो क्या करता था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करता था, सिल्वर के आर्टिकल पे गोल्ड की एक पतली सी लेयर को चढ़ा देता था बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हैं जो करोजन के प्रिवेंशन के लिए यूज हो सकते हैं। ठीक, इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ ही आपका ये पूरा यूनिट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि हमने 2 पार्ट में डिस्कस किया है, ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। सारे रिएक्शन, सारे मेथड्स मैंने प्रॉपरली आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब इसके साथ ही आपको, आई एम वेरी श्योर कि आपको सारे टॉपिक्स, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो ही गई होगी। फिर भी अगर ये नहीं होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी, अपना क्वेश्चन लिखकर पोस्ट कीजिए, एंड आई विल सॉल्व योर क्वेश्चन। ठीक है।